अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी लगातार देख रहे होंगे। माध्यम उर्दू, विषय हिंदी और कक्षा हमारी है 10वीं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और पाठ है आज हमारा पाठ क्रमांक 8, ऐसा वसन कब आएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो इसका बना चुके हैं। पार्ट 1 है उसका, वो भाग 1 है और ये भाग 2 यानी हिस्सा 2 पार्ट 2। इससे पहले वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर वो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये उसके आगे का है और उसके आगे ही ये कंटिन्यू है। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऐसा वसंत कब आएगा। ये लिखे हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने। उनकी मृत्यु के बारे में हमने जानकारी ली, उनका जन्म कब हुआ और वो कहाँ पर रहते थे, किस तरह पढ़ाई करते थे और किस तरह आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी के प्रमुख कृतियों के बारे में भी हमने जानकारी ली, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा। इसके अलावा हमने प्रस्तुत गीत में क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा, वो भी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो ये गीत है, ये गीत के हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो मिलिंद जी कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी कह रहे हैं कि इंसानियत का फूल खिलना चाहिए और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कविता की तरफ, आज के पैराग्राफ की तरफ हम। तो जगन्नाथ मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी कह रहे हैं कि सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी कह रहे हैं कि सबका समान रवि है, शशि है। रवि यानी सूर्य यानी कि सूरज और शशि यानी चांद। सबका समान है मुक्त पवन।
क्या कह रहे हैं कि सूरज सबके लिए बराबर है ना। सूरज सबको रोशनी देता है। सूरज जब निकलता है तो कभी आपने देखा है क्या कि वो सिर्फ अमीरों को रोशनी दे रहा है, गरीबों को रोशनी नहीं दे रहा है, या सिर्फ गरीबों को रोशनी दे रहा है, अमीरों को रोशनी नहीं दे रहा है? ऐसा कभी देखे है कि आपने? नहीं, बल्कि सूरज निकलता है तो उसकी सुविधा का सब लाभ उठाते हैं, है ना। सूरज की रोशनी में सब लोग काम करते हैं, सब लोग जलते हैं, उसकी रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। और रात में जब चाँद निकलता है, चाँद भी उसी तरह सबके लिए निकलता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है ना। चाँद देखे क्या आप लोगों ने कि वो सिर्फ ख़ास चीज़ों के लिए या ख़ास व्यक्तियों के लिए निकलता है? नहीं, बल्कि सूरज और चाँद जो है किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सब के लिए बराबर निकलते हैं, सबको रोशनी देते हैं। इसी तरह सबका समान है मुक्त पवन, जो हवा है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन बाहर छोड़ते हैं। साइंस में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि हवा सबके लिए है ना। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सब के लिए हवा यहाँ पर बराबर है। वो किसी में भेदभाव नहीं करती है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं जानती है, नहीं समझती है। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को ऊंचा नीचा बड़ा छोटा करने वाले? तो मिलिंद जी कह रहे हैं कि सबका समान रवि है, शशि है, यानी सूरज चांद सबके समान है, सबको हवा मिलती है। सारे मानव, यदि मानव है सबके समान हो भूमि गगन। अगर सब इंसान है तो सबको समान भूमि गगन मिलना चाहिए, सबको ज़मीन मिलना चाहिए, सबको आसमान मिलना चाहिए। ज़मीन मिलना चाहिए यानी रहने के लिए छत मिलना चाहिए, एक घर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सबको भूमि भी मिलना चाहिए, गगन भी मिलना चाहिए। गगन यानी आसमान। जब वो आसमान में खुली हवा में जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई कैद नहीं रहे यहाँ पर, सब जो है आज़ाद रहे, सबको रहने के लिए घर मिले, सबको रहने के लिए छत मिले, है ना। गरीब बेचारा क्या करता है, बारिश के मौसम में भीगता रहता है, जिनके पास घर नहीं होते इधर से उधर भटकते रहते हैं। आपने देखे होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ब्रिज के नीचे जो गरीब रहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना खुद का घर ले सके। तो रवि और शशि सबके लिए समान है, हवा सबके लिए समान है। उसी तरह भूमि और गगन भी सबके लिए समान होना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब क्या हो, खुशी से रहे, आनंदित रहे, सबको यहाँ पर सुकून मिले। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? कवि जी पूछ रहे हैं कि कब ऐसी संस्कृति आएगी, कब ऐसी व्यवस्था आएगी कि सब लोग समान रह सके, गरीब गरीब ना रहे, बल्कि वो भी समाज में सबके बराबर रहे। कोई ऊंची जात नीची जात को बुरा ना कहे, कोई किसी को हकीर ना समझे, कोई किसी को बुरा ना समझे, कोई किसी को गिरा हुआ ना समझे। ऐसे व्यवस्था और ऐसी संस्कृति कब आएगी, कौन लाएगा? ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा बाहर का मौसम कब आएगा? समझ में आ रहा है बच्चों आपके? मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सूरज चांद सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है, सब इंसान बराबर है ना। किसी इंसान को दो आँखों की जगह एक आँख होती है कि नहीं, सब इंसान बराबर है। मानव, यदि मानव है, सबको समान हो भूमि गगन, सबको भूमि मिलना चाहिए, भूमि यानी ज़मीन धरती मिलना चाहिए, सबको आसमान मिलना चाहिए। ऐसा नवयुग नव संस्कृति कब आएगी, ऐसा वसंत कब आएगा, कौन लाएगा? समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अदर हंस दे आँखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा? क्या कह रहे हैं मिलिंद जी? सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए,
खिल जाए अदर हंसते आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन, भोजन का मतलब खाना, वसन का मतलब वस्त्र कपड़े, भवन का मतलब घर। क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ पर सबको खाना मिले। क्या मिले, खाना। कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान क्या हो, भूख से ना मरे, भूखा ना रहे। एक वक्त भी ऐसा ना गुजरे जब उसको खाना ना मिले। सबको खाना मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी के। ऐसा मौसम, ऐसा वसंत कब आएगा जब सबको खाना मिलेगा, दुनिया में कोई भी एक भी वक्त के लिए भूखा नहीं रहेगा। ऐसा वसंत आना चाहिए। इससे पहले हमने देखे कि उन्होंने वो ऐसा ख्वाब देखते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। कोई तो ऐसा पल लेकर आए, ऐसा क्षण लेकर आए, ऐसा वक्त लेकर आए, ऐसे व्यवस्था लेकर आए, ऐसी संस्कृति लेकर आए कि कोई भी भूखा ना रहे, सबको पहनने के लिए कपड़े मिले, कोई भी नंगा ना रहे, कोई भी बिना कपड़ों के ना रहे, है ना। हम लोग इतने बेहतरीन बेहतरीन कपड़े मिलते हैं, हर त्यौहार पर नए कपड़े सिलवाते हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मिलादुन्नबी हो, हम लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से गरीब हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। नए कपड़े तो बहुत दूर की बात है, कपड़े भी नहीं है उनके पास, चाहे पुराने ही कपड़े क्यों ना हो। खाने का भी हम इज्जत नहीं करते हैं। हमारे घर, हमारे सामने खाना आता है तो हम बोलते हैं मम्मी ये बनाए आपने, मैं कैसा खाऊंगा। खाने की भी हम कदर नहीं करते। जो लोग भूखे रहते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता, उनसे जाकर पूछिए कि खाना क्या होता है और खाने की इज्जत क्या होती है, खाने की कदर क्या होती है। हमारे सामने खाना आता है, कितना कीमती खाना होता है। रोटी की कहानी तो आपने बचपन से ही सुने होंगे, सुने हैं ना रोटी की कहानी, नहीं सुने हैं। आपके सामने रोटी आती है, आप खा लेते हैं, लेकिन रोटी की कहानी आपने नहीं सुने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसान क्या करता है, धरती का सीना चीर कर उसमें बीज बोता है, फिर उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसकी सिंचाई करता है, फिर उसको बड़ा होने के लिए, गेहूँ को बड़ा होने के लिए वक्त लगता है, 6 महीने लगते हैं। पहले पौधा आता है, फिर वो एक छोटा सा प्लांट बनता है, तब उसमें गेहूँ की बालियाँ लगती है। बालियाँ लगने के बाद उसके सूखने का इंतज़ार किया जाता है, फिर वो सूखता है, फिर उसकी कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद उसकी सफाई करते हैं, फिर उसको मशीन के ज़रिए गेहूँ निकाला जाता है, कचरा अलग किया जाता है और गेहूँ अलग किया जाता है। फिर वो मार्केट में बेचता है, सरकार उनसे खरीदती है, फिर वो जाता है बड़े बड़े डीलरों के पास, फिर वहाँ से जाकर वो छोटे छोटे दुकान वालों के पास आता है, फिर दुकान से हम जाकर गेहूँ खरीदते हैं, फिर उसको घर पे लाते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर चक्की वाले के पास लेके जाते हैं, फिर चक्की वाला उसको पीसता है और फिर आटा हमको मिलता है। फिर आटा हमारे घर में आता है, फिर हमारे घर में उसमें पानी डाला जाता है, नमक डाला जाता है और फिर उसको अच्छी तरह से गूंदा जाता है। फिर उसके बाद गैस पर, चूल्हे पर तवा रखकर उस पर उसको पकाया जाता है, थोड़ा सा तेल लगाया जाता है और फिर तब जाकर एक रोटी हमारे सामने आती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, एक रोटी तब हमारे सामने आती है। कितने ही लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की, तब जाकर एक सिंगल रोटी हमारे प्लेट में आई है, हमारे दस्तरखान पर आई है। अगर हर वक्त हम ये सोच ले कि ये रोटी कितनी कीमती है, तो कभी भी हम रोटी की बेइज्जती नहीं करेंगे, कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सुन्नत भी है कि हमारी प्लेट पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए। बराबर है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। तो खाने की भी इज्जत करना चाहिए और जब हम कपड़े पहनाएं, है ना, हदीस भी है कि पड़ोसी का भी हमारे ऊपर हक है। जब हम अच्छा खाना खाएं या अच्छा कपड़े पहने तो हमारे पड़ोसी की तरफ भी झांक कर देख ले कि हमारे पड़ोसी घर पर चूल्हा जला या
नहीं जला, उन्हें खाने को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब हम कपड़े बनाए, जब भी कोई भी नई चीज़ करें तो हम पड़ोसी का ध्यान ज़रूर रखें। जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे, बराबर है ना। तो मिलिंद जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सबको भोजन मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको भवन मिले। भवन मतलब घर, रहने के लिए घर मिले। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हूँ कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको रहने के लिए छत ही नहीं होती है। बेचारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, बस के अड्डों पर रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, गरीब रहते हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो घर खरीद सके, बराबर ना। तो ऐसे लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम करना चाहिए कि कोई भी ऐसा ना रहे जिसके पास घर ना हो, खुद की छत ना हो, है ना। खिल जाए अदर हंस दे आके, ऐसा वसन जग में आए। तो ऐसा तब होगा, तब क्या होंगी, हमारी आंखें हंसेंगी। हम हंसते हैं तो चेहरे से जाहिर होता है, हमारे मुंह से जाहिर होता है, लेकिन आंखें भी हंसती है। ऐसा वसंत जग में आए। मिलिंद जी कह रहे हैं कि ऐसा वसंत आना ही चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए, ताकि दुनिया में, हमारे मुल्क में कोई भी बिना घर के, बिना रोटी के और बिना कपड़ों के ना रहे। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर यानी गर्मी और ठंडी में भी वसंत कहलाएगा। गर्मी और ठंडी में भी अगर ऐसा वसंत आ जाए कि सबके पास रहने के लिए घर हो, सबको पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए खाना हो और रोटी हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो फिर इंसान को गर्मी नहीं लगेंगी, ठंडी नहीं लगेंगी, वो मस्त रहेगा ऐसे वसंत में। तो अगर गर्मी में और ठंडी में अगर ऐसा वसंत आ जाए तो लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी गर्मी और ठंडी से। ऐसा वसंत कब आएगा? मिलिंद जी पूछ रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा? जब सबको खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। जब ऐसा होगा तो उनकी आंखें भी हंसेंगी। ऐसा वसंत आना चाहिए। आप लोग भी इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। कोशिश क्या करना है ये आप लोग खुद चुन सकते हैं। आप लोग बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना। आप लोग मुस्तकबिल के शहरी हो, बराबर ना। तो आज हमने पढ़े ये कविता के 2 भाग। सबसे पहले हमने पढ़े सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़े। इसके बाद दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़े, ये वाला सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अदर हंस दे आँखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता ऐसा वसंत कब आएगा जो लिखी है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने, यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। ये कविता आपके समझ में आई होगी। बढ़ते आगे, अब देख लेते हैं स्वाध्याय और थोड़ी बहुत चीज़ें व्याकरण की। तैयार है आप लोग? चलिए स्वाध्याय में सबसे पहले है निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समझ में आया आपके? निम्न शब्दों में नीचे शब्द दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर है कमी। निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी शब्द आपको समझता है। जैसे हमने देखे शशि रवि मतलब सूरज, शशि मतलब चांद। तो उसका मतलब ना होते हुए वो समानार्थी शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द है। जैसे शशि
चांद, चंद्रमा, ये सब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो देखते हैं कमी। कमी का समानार्थी शब्द क्या है, बताइए जल्दी। कमी का समानार्थी शब्द क्या है जो इस कविता में यूज़ किया गया है, इस कविता में है कमी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। कमी मतलब अभाव, कमी अभाव, ये समानार्थी शब्द है। दोनों का अर्थ एक ही है, समानार्थी, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द है। देखते हैं अगला शब्द कौन सा है, हंसी। चलिए ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने कविता में सुने भी है, पढ़े भी है। चलिए जल्दी बताइए मुझे, हंसी का समानार्थी शब्द क्या है जो इस कविता में हमने पढ़े हैं। खुशी, हंसी, खुशी। देखते हैं अगला शब्द कौन सा है, फूल। मैंने आपको बताया हूँ कि फूल का समानार्थी शब्द क्या है। याद आया आपको? नहीं याद आया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। परसून, परसून यानी फूल, और फूल को परसून भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि ये क्या है, समानार्थी शब्द है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। अगला शब्द देखते हैं कौन सा है, महल। इसके लिए भी हमने शब्द पढ़े हैं कविता में। महल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, भवन। सबका समान हो, भवन। याद आया आपको? ओके, सबको मिले भवन, याद आया? वेरी गुड। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। अगला शब्द है मनुष्य। मनुष्य के लिए क्या यूज़ हुआ है, जल्दी बताइए। मनुष्य के लिए यूज़ हुआ है मानव इस कविता में। ये क्या है, समानार्थी शब्द है। देखते हैं अगला शब्द चांद। चांद के लिए क्या यूज़ हुआ, मैंने अभी बताया आपको 1 मिनट पहले। जल्दी बताइए, चांद के लिए शशि। वेरी गुड, चांद का समानार्थी शब्द शशि। अगला शब्द है हमारे पास वस्त्र। ये भी मैंने आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। वस्त्र, वसन, ये इसका समानार्थी शब्द है। अगला शब्द देखते हैं मन। मन के लिए क्या यूज़ हुआ है, मानस। तो ये सब समानार्थी शब्द है। क्या था हमारा सवाल, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कमी का अभाव, हंसी का खुशी, फूल का परसून, महल का भवन, मनुष्य का मानव, चांद का शशि, वस्त्र का वसन, मन का मानस। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्या है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह बहुत सारे, या तो जुमला होता है या तो वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द होता है। जैसे जिसकी कोई निश्चित सीमा है, जिसकी कोई निश्चित सीमा है। इसलिए शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो क्या होगा बताइए जल्दी, कुछ ध्यान में आ रहा है आपके, कुछ समझ में आ रहा है आपके? जिसकी कोई निश्चित सीमा है, तो इसके लिए एक शब्द होगा सीमित, है ना, हम बोलते हैं वो सीमित है, बराबर ना। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला, जिसका शोषण किया जाता है। इसके लिए एक शब्द हमें लिखना है, वो एक शब्द है शोषित। जिसका शोषण किया गया है, जिसको परेशान किया गया है, उसके लिए शोषित। अगला वर्ड है बिना थके। चलिए बताइए इसके लिए, बिना थके। हम कोई भी काम करते हैं बिना थके, मैंने काम किया, बराबर ना। इसके लिए अथक, यानी अथक यानी बिना थके उसने काम किया, कभी थका नहीं, अथक। अगला है जिसका अंत नहीं। ये हमने इसमें भी पढ़े और अतिसोहर श्याम जी में भी हमने
ये वाला पढ़े हैं जिसका अंत नहीं। क्या है जल्दी बताइए, बहुत आसान है। ये रहा उसका जवाब, अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी कोई निश्चित सीमा है। सीमित, जिसका शोषण किया जाता है। शोषित, बिना थके। अथक, जिसका अंत नहीं, अनंत। बढ़ते आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे आएंगे, हम उनका मतलब समझेंगे और आपके लिए काम ये है कि उसको आप वाक्यों में प्रयोग करके आपको दोबारा लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मुहावरे आएंगे, अभी उनका अर्थ हम लोग देखेंगे और आपका काम क्या है, उसको प्रयोग करना है अपने वाक्यों में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुहावरा क्या है, खाली हाथ लौटना। क्या मतलब होता है इसका, खाली हाथ लौटना? समझ में आ रहा है आपके? खाली हाथ लौटना का मतलब क्या हो सकता है? खाली हाथ लौटना का मतलब है कुछ भी प्राप्त ना होना, यानी कुछ भी नहीं मिलना। हम लोग गए थे वहाँ से लेकिन खाली हाथ लौट आए। हम लोग गए थे पानी लाने के लिए लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौट आए, तो हमें पानी नहीं मिला। कुछ भी प्राप्त ना होना, उसका ये अर्थ होता है। ठीक है, देखते हैं अगला मुहावरा, बिना सिर पैर की बातें करना। ये तो बहुत आसान है। बकवास करना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यर्थ की बातें करना, यानी इधर उधर की बातें करना, बिना मतलब की बातें करना, जिसको ना सर है ना पैर है। बातों को सर और पैर होता है क्या? नहीं, ये क्या है, मुहावरा है। व्यर्थ की बातें करना, बिना मतलब की बातें करना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। बात चल रही है राजनीति की और आप कर रहे हैं क्रिकेट की बातें, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह का। चलिए देखते हैं अगला मुहावरा क्या है। अगला मुहावरा है यादों में जाग उठना। यादों में कैसे जाग उठेगा, वो तो वहाँ पर सो रहा है, बराबर ना। लेकिन ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। जैसे आप 5th में थे, 1st में थे, आपने वो देख लिया तो अचानक आपको कोई चीज़ याद आ गई, तो यादों में जाग उठना मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। देखते हैं अगला मुहावरा। चौथा मुहावरा है भरपूर अनुभव करना। क्या करना? भरपूर अनुभव करना। इसका मतलब है संतुष्ट हो जाना। जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए और वहाँ पर आपने भरपूर घूमा, है ना। किसी थीम पार्क में गए आप, भरपूर वहाँ पर घूमा, सारी चीज़ें देख ली आपने, तो आप क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो इसका मतलब है भरपूर अनुभव करना मतलब संतुष्ट हो जाना। तो बच्चों पढ़े आज हमने कविता और उसको समझे और कुछ व्याकरण भी हमने पढ़े हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कविता समझ में आएगी, व्याकरण समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।